नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति में अगर दांव सीधा पड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी बनते हैं, लेकिन राजनीति में अगर दांव वही उल्टा पड़ गया तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पैदा होते हैं। राहुल गांधी तो हर दांव उनका राजनीति में उल्टा ही पड़ता रहा है, इसलिए आज वो इस स्थिति में है। लेकिन केजरीवाल का कुछ दांव सीधा पड़ा और जिसके कारण वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ हर संस्थानों को अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद हश्र ये है कि आज केजरीवाल सत्ता की तो बात छोड़ ही दीजिए, अपने लिए एक स्थान पाने, जगह पाने के लिए तड़प रहा है। पंजाब से भागकर वो गुजरात की तरफ आजकल जा रहा है, दिल्ली तो छोड़ ही चुका है। यही स्थिति अब ममता बनर्जी की रही। ममता बनर्जी ने राजनीति में नए नए दांव पैतरे खेले और उसका परिणाम यही निकला कि आज वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लंबे समय से है। 2011 से अब तक मुख्यमंत्री ही बनी हुई है, 14 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन अब वो वही स्थिति में आ रही है जिस स्थिति में राहुल गांधी है, जिस स्थिति में अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उन्होंने भी अपने चारों तरफ जितनी संस्थानें हैं, केंद्र से लेकर राज्य के पॉलिटिकल पार्टियों तक, सबको अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया है। और यहां तक कि अब तो उसने सेना से भी पंगा ले लिया। जो स्थिति ममता बनर्जी की है वही स्थिति कभी अरविंद केजरीवाल की और कभी राहुल गांधी की हुआ करता था। जब राहुल गांधी सुपर पीएम सोनिया गांधी के बगल में बैठे होते थे और सत्ता का सुख उठा रहे होते थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बेलगाम रहता था। वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है, किसी के खिलाफ कोई भी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकता है। आज वो सड़क पर खाक छान रहा है। उसी तरीके से ममता बनर्जी ने इन दिनों कहा, ये जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर वो भी डायरेक्ट भ्रष्टाचार की बात नहीं करती। कभी ये नहीं कहती कि जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसे हम बाहर करते हैं। उनके घर पे पैसे पकड़े जाते हैं, फिर भी वो अपनी पार्टी में उसको पद देते रहती हैं। वो इतने तानाशाही प्रवृत्ति वाली हो गई कि जब उनके खिलाफ आरोप पर आरोप लग रहे हैं, महिलाएं सड़क पर उतरी है, फिर भी वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपने लोगों को और प्रमोट कर रही है। उसी तरीके से जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने की बात चली तो वो चुनाव आयोग के साथ समन्वय स्थापित करके पश्चिम बंगाल में व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग से संघर्ष करने लगी, जंग करने लगी और चैलेंज कर दिया कि नहीं, चुनाव आयोग की क्या औकात जो पश्चिम बंगाल में आकर एसआईआर कर सके। हमारे उन घुसपैठियों भाइयों बहनों को वो यहां से बाहर कर सके। और इसी तरीके से जब हाई पावर्ड डेमोग्राफिक चेंज मिशन की बात हुई और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सारे स्टेट को यह कहा कि अब आपके पास डिटेंशन कैंप होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी को भी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि डिटेंशन कैंप स्थापित करो, क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ हम अपना अभियान जारी रखेंगे और वो तेजी से चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनको पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर सुनवाई कोर्ट में चलती है और उसके बाद ये साबित करना पड़ता है सरकार को कि ये घुसपैठिए हैं या फिर यहां के नागरिक हैं, और नागरिकता के प्रमाण पत्र देते देते पुलिस को साबित करते करते सालों दशकों लग जाता है। अब ये व्यवहार नहीं चलेगा, इसीलिए एक कानून भी लाया गया और उस कानून में बताया गया साफ तौर पर कि अगर दस्तावेज नहीं है, अगर आप इलीगल तरीके से भारत में घुसे हैं तो सीधे तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा और इसके लिए जैसे ही पकड़ा गया उसको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, सामान्य जेलों में नहीं।
इतनी जगह नहीं है कि अपराधियों के साथ साथ इन विदेशियों को भी अपने पास रख सके। इसलिए ममता बनर्जी को देखिए, जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई अलग अलग जगहों पर होने लगी तो उनको लगने लगा कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। दूसरे तरफ अमित शाह नजर गड़ा के बैठे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि जो बॉर्डर स्टेट हैं और उसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उन जगहों पर कार्रवाई और तेज करनी चाहिए। ये 15 अगस्त के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद से जिस एक्टिविटी को, जिन पूरे एक्शन की प्रक्रिया को अमित शाह ने अपने हाथों में लिया है, उसके बाद ममता बनर्जी और परेशान हो गई और परेशानी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सीधे इंडियन आर्मी को चैलेंज कर दिया। इन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया था और कोलकाता में मैदानी क्षेत्र में उन्होंने एक स्टेज लगाया। स्टेज किस बात के लिए कि टीएमसी के नेता कार्यकर्ता अलग अलग समय पर आएंगे और पश्चिम बंगाल के लोगों को यह बताएंगे, घुसपैठियों की बात नहीं होगी, बताएंगे कि देखिए बांग्ला बोलने वाले लोग भारत के किसी कोने में हैं तो जहां भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, स्टेट है, वहां पर उनको परेशान किया जा रहा है। और ये परेशानी की बात घुसपैठियों को प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन इसे भाषाई आंदोलन का रूप दिया जाने लगा। इन्होंने उधार लिया, जिस स्टालिन के साथ दोस्ती आजकल चलती है उन्हीं लोगों से इन्होंने उधार लिया एक मुद्दा और उस मुद्दे पर आगे बढ़ने की सोची कि देखो जैसे तमिलनाडु में ये तमिल कार्ड चलता है, वहां पर स्टालिन जैसा नेता इसलिए उभरा है क्योंकि वो हिंदी और तमिल के मुद्दे पर तमिल अस्मिता की बात करता है और उसी को लेकर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ और फिर नेतृत्व के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में ज्यादातर प्रधानमंत्री हों या फिर वहां के कैबिनेट के ज्यादातर मेंबर हों, इसमें नॉर्थ इंडिया का वर्चस्व ज्यादा होता है, उसे मौका मिल जाता है। और अभी तो दिल्ली में सत्ता के सहयोगी ही नहीं है, अगर सत्ता का सहयोगी वो होता तो उस समय 2-4 मंत्री भी होते। तो दिल्ली को चैलेंज करेंगे कैसे? भाषा के आधार पर और किसी आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर। तो ममता बनर्जी ने वही उधार लिया और स्टेज बनवाया कि देखिए अब हर रोज प्रदर्शन करेंगे पश्चिम बंगाल में और वहां के लोकल मीडिया को अपने साथ रखेंगे, पैसे खर्च करेंगे, ऐड देंगे और फिर पूरे पश्चिम बंगाल में यह अभियान चलाएंगे कि देखो ममता बनर्जी है तो बांग्ला भाषी लोग सुरक्षित हैं। अगर ममता बनर्जी की सरकार गई तो बांग्ला भाषियों के साथ भारतीय जनता पार्टी गलत व्यवहार करेगी, जैसे दूसरे प्रदेशों में कर रही है। यह इनका एजेंडा था, लेकिन इस एजेंडे में वो फेल होती दिखाई पड़ी और जैसे ही वो स्टेज को तोड़ने के लिए आर्मी वाले आए, ये सीधे मैदान में कूद गई और अपने नेताओं को भी मैदान में छोड़ दिया। जैसे अमित शाह के घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान है, पुशबैक अभियान, उसको लेकर इनके लोगों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि सीधे चैलेंज करना शुरू कर दिया कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंतर्गत है, ये सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है तो ऐसे में गृह मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार है। 2014 के बाद इनकी सरकारें हैं और इसलिए अगर सीमा सुरक्षा नहीं कर पाते तो यहां तक कह दिया कि अमित शाह का सर काट कर सजा दो। ये गृह मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार था, उनको चैलेंज करना था कि आपको पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। उसी तरीके से सेना के पूर्वी कमांड के हेडक्वार्टर में इन लोगों ने घुसपैठ कर ली, वहां पर प्रदर्शन किया और सेना ने जब नोटिस जारी किया, इन लोगों से गुजारिश की कि आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन, ये 2 दिन का परमिशन है और आप 10 दिन हो गया, आप हटा ही नहीं रहे स्टेज को। तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए बताया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सेना के जवान गए, स्टेज को तोड़ फोड़ कर बाहर कर दिया और फिर ममता बनर्जी ऐसे
कुंठित हो गई हैं कि उन्होंने सेना के खिलाफ भी वही भाषा का इस्तेमाल किया जो राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट भी रहती हैं, लेकिन उनका टारगेट हमेशा अमित शाह होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा तो पश्चिम बंगाल के पार्टी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गतिविधियां या फिर स्ट्रेटजी जो रणनीति बनाई जाएगी वो पूरा कमान संभालेंगे अमित शाह, जैसे कि बिहार में संभाल रखा है। तो इसलिए अमित शाह को टारगेट करो और मोदी के साथ थोड़ा सॉफ्ट ड्रॉप रहो, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन इस बार सेना के साथ पंगा ले लिया और उनके खिलाफ बोला ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है जिसकी कठपुतली सेना बनी हुई है। हंगामा शुरू हुआ और सेना ने भी मोर्चा खोल दिया। दूसरी तरफ उनके एक ट्रक को पकड़ लिया, उनके जवान पर केस दर्ज कर दिया और विधानसभा में भी हंगामा किया। उसके बाद क्या, अब तो स्थिति यह हो गई है कि अमित शाह ने जो गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके साथ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट को 1 सितंबर के बाद लागू करवाया है, उसके बाद अब डिटेंशन कैंप की बात की जा रही है। क्योंकि अमित शाह ने जो नोटिस सारे यूनियन टेरिटरी और सारे राज्यों को भिजवाया है उसमें कहा गया कि हर राज्य अपने यहां डिटेंशन कैंप खोलेगा और जो नहीं खोलेगा उसके यहां क्या किया जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी पर तो भरोसा नहीं है, उनके यहां डिटेंशन कैंप क्या, वहां तो सर्च अभियान भी नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा, आगे भी चलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन जगहों पर इन्होंने एक लीगल अथॉरिटी बनाई और जो इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारी हैं उसके लिए अलग से एक टीम बनाई है इमिग्रेशन ब्यूरो, और इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारी किसी भी जगह पर सर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटी से परमिशन की जरूरत नहीं है और ये पश्चिम बंगाल में डिप्यूट हो रहे हैं और वहां 13 से 14 डिटेंशन कैंप बनाने की तैयारी है। क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा नहीं करेगी तो केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात होगी। आर्मी के निरीक्षण में, निगरानी में इसे रखा जाएगा। अब आर्मी से पंगा लेकर ममता बनर्जी ने जो गलती की है उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के 9 ऐसे जिले हैं जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर उसका लगता है, उन जगहों पर 30 से 35 किलोमीटर के बीच ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हटाए ही जा रहे हैं, साथ ही सर्च अभियान और तेज किया जा रहा है। और इन सारे जिलों में 1 से 2 डिटेंशन कैंप होंगे जहां पर उन लोगों को पहले पकड़ा जाएगा जो बांग्लादेश से यहां घुसपैठ किया है और उसके बाद ये चुनाव आयोग तो अपना काम कर ही रहा है। वो एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो ये लोग जो फर्जीवाड़ा करता है, मतलब ये प्रवासी बंगाली की बात जो ममता बनर्जी कर रही है, ये ट्रकों से, ट्रेनों से भर भर के चुनाव के समय इन लोगों को गुजरात से लेकर मुंबई तक से बुला बुलाकर वोटिंग करवाती है और वहां भी ये लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाता है और उन जगहों पर भी वोट करता है। ये मौलाना और घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है उससे ममता बनर्जी पूरी तरह से उखाड़ दी गई हैं। अब इनका कंट्रोल सत्ता के ऊपर, चुनाव से पहले ही अलग अलग डिपार्टमेंट ने ऐसी एक्टिविटी शुरू की जिसके कारण इनका कंट्रोल ही खत्म हो रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के अपने कंटोनमेंट एरिया और साथ ही चुनाव आयोग पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू कर देगी जैसे ही एसआईआर की घोषणा होगी। अभी तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रक्रिया शुरू करने के लिए और चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ईआरओ, एईआरओ या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर उससे ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये सीईओ जो होंगे, ये सारे के सारे लोगों को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे। फिनांस की व्यवस्था अलग होगी और इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। स्टेट मशीनरी का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से नहीं कर सकती है। इसलिए ये सत्ता जिसका घमंड अभी ममता बनर्जी का है वो अब ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है और जिस तरीके से ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन में है उससे तो लगता है कि अब कुछ समय के अंदर ही
ये चुनाव का इंतजार नहीं होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल में वो एक्शन शुरू होने वाला है जिससे ममता बनर्जी बंगाल में घर के अंदर नहीं बैठ पाएंगी, बल्कि हमेशा सड़कों पर ही आंदोलन करती दिखाई पड़ने वाली है, और वो भी अपने सरकार के अंतर्गत, अपने पुलिस के प्रोटेक्शन के अंतर्गत ही ये आंदोलन करती रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।